एडवांस्ड अलजेब्रा, इसका दूसरा नाम है, इसको कई बुक्स में हायर कैलकुलस भी बोल देते हैं। ठीक है, इस बुक के अंदर आपकी क्या है 3 यूनिट्स हैं, इस बुक के अंदर आपकी 3 यूनिट्स कवर होती हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक और बुक है, ठीक है, और वो है हमारी कन्वर्जेंस थ्योरी। कन्वर्जेंस थ्योरी, इसके अंदर आपकी 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस्ड अलजेब्रा या हायर कैलकुलस। ठीक है, तो इसके अंदर हम शुरू करेंगे इसकी फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम कुछ बेसिक चीजें हैं, लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है लिमिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है हमारी लिमिट। तो लिमिट के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जिसमें आते हैं आपके फंक्शंस, फंक्शंस की डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद उसके प्रांत, सह प्रांत यानी डोमेन को डोमेन अपने बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिमिट से पहले बताना चाह रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर हमारा लिमिट है। लिमिट से पहले मैं बता रही हूँ कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फलन क्या होता है, फलन या फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास कोई 2 सेट लेते हैं अपन। ठीक है, एक तो मेरे पास सेट है x और एक है y। ठीक है, 2 सेट है आपके पास, एक सेट में ले रही हूँ x और दूसरा है y, और मैपिंग जो जा रही है x से y के अंदर जा रही है। ठीक है, और उस मैपिंग को मैं नाम दे रही हूँ f, यानी एक मैपिंग है जो f है वो x से y के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर जो f हमारा है ये फलन कब कहलाएगा, जब इस x के अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लूं, जैसे मैंने इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया x, और इसी तरीके से मैंने y के अंदर कोई एलिमेंट्स ले लिया y। अगर इसके अंदर मैं स्मॉल x लिया है, उसके अंदर मैं ले रही हूँ स्मॉल y, और मैपिंग x से y के अंदर जा रही है, तो x पर जब अपने मैं ये मैपिंग लगा दूंगी तो मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। ठीक है, यानी इसकी इमेज x की इमेज y के अंदर क्या मिल रही है, fx मिल रही है, और वो जो इमेज है वो y किसी एलिमेंट के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, fx आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स में क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि जो y है वो x का क्या है, फलन कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, y जो है वो x का फलन कहलाता है। ठीक है, मतलब फलन के बारे में बेसिक सी चीजें ये पहले भी पढ़ चुके हो गया। तो कोई भी आपको 2 सेट लेनी है, एक सेट x है एक y है, मैपिंग कोई मैपिंग लेनी है, f ले सकते हो, t ले सकते हो, कुछ भी। फंक्शन के लिए मैं इसको f से डिनोट कर रही हूँ। तो कोई मैपिंग है जो x से y के अंदर जा रही है, फिर आपको x के अंदर कुछ एलिमेंट्स लेने हैं और y के अंदर कुछ एलिमेंट्स लेने हैं। तो मैपिंग x से y के अंदर जा रही है, तो x की इमेज y के अंदर आपको हमेशा फलन लगने के बाद, फंक्शन लगने के बाद fx मिलेगी। ठीक है, और वो fx y के किसी एलिमेंट के इक्वल में होगा। तो हम क्या मिलेगा हमें, y इक्वल में fx। y इक्वल में fx का मतलब है कि जो y है वो x का क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। ये तो भी फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें। अब एक चीज देखो इसके अंदर कि अगर मतलब जितने एलिमेंट्स x के अंदर पड़े हुए हैं उतने ही एलिमेंट y के अंदर पड़े होंगे। अगर मैंने 3 एलिमेंट ले ली तो मेरे को y के अंदर भी मान लो 3 ही एलिमेंट मैंने इसमें ले लिए। ठीक है, अब एक चीज और है कि जो अब मैंने बोला कि उसके अंदर जो y है वो x का फलन कहलाता है। ठीक है, और जो यानी जो ये तो फलन की बात आ गई, अब जो x के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे वो हमें देखना है। तो वो बोल रहे हैं कि जो x के एलिमेंट है वो y के पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो मैं लिख देती हूँ x के अवयव y के पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। यानी x के एलिमेंट्स को भी हमने कोई नाम दे दिया कि
डोमेन मतलब प्रांत बोलते हैं, और वाई जो सेट मैंने लिया उसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सह प्रांत, ठीक है। तो यानी x जो हमारा सेट है उसको बोलते हैं प्रांत, और उसको बोलते हैं y के सेट को बोलते हैं हम कोडोमेन, ठीक है। अब x के अंदर जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो वो बोलते हैं कि x के जो एलिमेंट हैं वो y के सापेक्ष उसके पूरे प्रतिबिंब कहलाते हैं, और जो y के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो y के एलिमेंट है, y के एलिमेंट या अवयव x के f प्रतिबिंब कहलाते हैं। कि जो x के एलिमेंट है वो तो y के सापेक्ष उसके पूरे प्रतिबिंब कहलाएंगे, और जो y के एलिमेंट है वो x के सापेक्ष उसके f प्रतिबिंब कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक चीजें फलन के बारे में। अब देखो इसके अंदर मैंने बताया कि जो y के एलिमेंट्स को मैंने नाम दे दिया कि y के एलिमेंट है वो x के सापेक्ष f प्रतिबिंब होंगे, और जो x के एलिमेंट है वो y के सापेक्ष उसके पूरे प्रतिबिंब होंगे। x जो आपने सेट लिया है वो उसका डोमेन कहलाता है, और जो y जो आपने सेट लिया है वो उसका कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो ये और जो फंक्शन जो आपने मैपिंग ली हुई है f x और y के सापेक्ष वो मैपिंग हमारी क्या कहलाएगी, फलन कहलाएगी, ठीक है। क्लियर। अब देखो मैंने बताया था कि जितने एलिमेंट आप x के अंदर ले रहे हो उतने ही एलिमेंट आपको y के अंदर लेने हैं, ठीक है। तो x के एलिमेंट जैसे मैंने लिया x1, ये दूसरा ले लिया मैंने x2, ये ले लिया मैंने x3, तो इधर जो मैपिंग मिलेगी वो मिलेगी fx1, ठीक है, और ये मिलेगी fx2, और ये मिलेगी मेरे को fx3, ठीक है। यानी x1 x2 x3 की मैपिंग क्या मिलेगी मेरे को fx1 fx2 और fx3। अब ऊपर इस तरीके से हमारे पास क्या करता है y के अंदर एक सेट बन जाता है, ठीक है। y के अंदर क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। y के अंदर जो सेट बनेगा, जैसे मैंने इस तरीके से एलिमेंट बना दिए थे y के अंदर कि ये मेरे पास fx1 है, ये fx2 है, और ये मेरे पास क्या है fx3 है। तो वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर मैंने तीन एलिमेंट्स का जो सेट बनाया है, इन एलिमेंट्स का जो सेट होगा, ठीक है, यानी सेट ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन इज कॉल्ड रेंज। रेंज माने प्रास, डेफिनेशन है ये प्रास की, ठीक है। प्रास की डेफिनेशन क्या होती है कि जितने भी एलिमेंट उसकी कोडोमेन में है, यानी उसके सह प्रांत में अवयवों से बना समुच्चय, ठीक है। क्लियर। अब ये प्रांत की डेफिनेशन हो गई हमारी कि सबसे पहले आपको प्रांत लेना है, प्रांत से मैपिंग कोई लेनी है जो सह प्रांत के अंदर जा रही है, ठीक है। फिर प्रांत के जो एलिमेंट होंगे यानी डोमेन के जो एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो y के सापेक्ष उसके कोडोमेन के सापेक्ष उसके पूरे प्रतिबिंब कहलाते हैं, और जो y के एलिमेंट्स है वो x के सापेक्ष उसके f प्रतिबिंब कहलाते हैं, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि y के अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि x के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज उसकी y के अंदर मिलेगी ही मिलेगी, यानी x के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी इमेज y के अंदर मिलेगी। इसका मतलब y के अंदर मैंने x के मैंने तीन एलिमेंट लिए थे, उनकी इमेज मेरे को y के अंदर तीन मिली, fx1 fx2 और fx3। तो इन सारे के सारे एलिमेंट्स का हमने एक सेट के अंदर ले लिया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मैंने सेट बनाया है वो होगा fx1 fx2 एंड fx3, इन तीन एलिमेंट्स का मेरे पास ये सेट बन चुका है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि एक सेट के अंदर जब अपने किसी भी एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो वो सेट ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन इज कॉल्ड रेंज, यानी प्रास, यानी सह प्रांत में अवयवों से बना जो समुच्चय है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रास कहलाता है। तो ये होगी प्रास की डेफिनेशन, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 12th क्लास में, ठीक है। अब जो शुरू होने जा रहा है वो है हमारा कि हम लिमिट एग्जिस्ट करना जा रहे हैं। जो चैप्टर का नेम है लिमिट, तो लिमिट से रिलेटेड जो भी चीजें वो यहाँ से शुरू होने जा रही है, तो वो देखो क्या है।
अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट, जो हमारा चैप्टर है लिमिट के बारे में, पर उससे रिलेटेड लिमिट से पहले आपके अंदर कुछ टॉपिक होने चाहिए। वो टॉपिक है हमारे अपर बाउंड, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड को बोलते हैं ऊपरी परिबद्ध। ये कुछ बेसिक टॉपिक है, यही पता होंगे तो तभी आपको लिमिट पता हो सकती है, क्योंकि लिमिट के अंदर इन वर्ड्स का यूज है। लिमिट की जब आप करोगे उसके अंदर ये वर्ड यूज आएंगे कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इनफीमम, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड यूज होंगे, तो एक वर्ड का पहले मीन समझ लो, उसके बाद अपने लिमिट की डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड क्या होगा कि कोई भी अपने क्या करते हैं, रियल नंबर का कोई सेट लेते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ पहले इसकी। माना वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय R है, ठीक है, तथा जो S है वो इसका क्या लेते हैं अपन, सबसेट यानी उपसमुच्चय। यानी हम पहले लेते हैं कि माना वास्तविक संख्या का कोई समुच्चय R है तथा S इसका कोई उपसमुच्चय है, S इसका कोई उपसमुच्चय है, तब कोई एक रियल नंबर। अब मैंने क्या बोला है कि एक सेट जो आपने लिया वो सारा का सारा रियल नंबर्स का लिया है। अब इसका मतलब उसके में सारे के सारे एलिमेंट रियल नंबर होंगे। अगर सेट रियल नंबर का है तो इसका मतलब जो एलिमेंट रियल नंबर वाले सेट के अंदर पड़े हुए हैं वही एलिमेंट उसके सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब S के अंदर भी क्या होगा, कोई रियल नंबर पड़े हुए, तो वही मैं ले रही हूँ कि मैंने उस सेट S में से कोई एक रियल नंबर उठा लिया, तो मैं क्या ले रही हूँ, उस रियल नंबर को मैं नाम दे रही हूँ कैपिटल N। तो लिख लेते तब कोई वास्तविक संख्या कैपिटल M, ठीक है, तब कोई वास्तविक संख्या कैपिटल M है, वो हमारी क्या कहलाएगी, अपर बाउंड या ऊपरी परिबद्ध कहलाएगी। वो M जो है वो क्या कहलाएगी, ऊपरी परिबद्ध कहलाएगी। कब? जब सेट S के सारे एलिमेंट है वो या तो जो स्पेसिफिकली अपनों ने वास्तविक संख्या ली है या तो उसके बराबर आ जाए या उससे क्या आ जाए, छोटे आ जाए। तो वही लिखेंगे कि जब सेट S के सारे अवयव M के बराबर हो या M से छोटे हो। ये डेफिनेशन है आपकी अपर बाउंड की, ठीक है, ऊपरी परिबद्ध की। कि कोई भी आपको क्या लेना, वास्तविक संख्या का कोई सेट लेना है, फिर उसका कोई एक सबसेट लेना है, फिर उसके सबसेट में से आपको कोई एलिमेंट उठाना है, जो मैंने लिया कैपिटल M, और वो एलिमेंट जो आपने अगर वास्तविक संख्या का सेट लिया है तो वो एलिमेंट आपका वास्तविक संख्या ही होगा। तो वो बोल रहा है कि M कोई वास्तविक संख्या है, वो M स्पेसिफिकली आपकी ऊपरी परिबद्ध कहलाएगी। कब? जब उस सेट S के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे या तो M के बराबर आ जाए या M से छोटे हो जाए। तो ठीक है, या तो M से बराबर हो जाए या M के छोटे। तो मैंने क्या इसको मैथमेटिकली फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू M होगा, ठीक है, x जो है वो लेस देन इक्वल में M होगा, जहां पर x जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट S से ही बिलोंग करना चाहिए ना। अभी मैंने बोला कि जो जितने भी एलिमेंट है x जो है, एक मैंने सेट के एलिमेंट ले लिए, ठीक है, वो सारे के सारे सेट के एलिमेंट जो x है वो सारे के सारे M से या तो छोटे हो या बराबर हो। अगर हो तो यहाँ पर जो M है वो हमारा क्या कहला जाएगा, अपर बाउंड कहला जाएगा, अपर बाउंड कहला जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है अपर बाउंड की। ये तो जब आपको डेफिनेशन आए तो पूरी एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखनी है कि कोई वास्तविक संख्या लेनी है, उसका सबसेट सेट लेना है, सेट का सबसेट लेना है, सबसेट का कोई एक एलिमेंट लेना है जो रियल नंबर ही होगा। वो बोल रहा है वो एलिमेंट है आपका ऊपरी परिबद्ध कहलाएगा। कब? जब उसी सेट सबसेट S के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे उससे कम हो या उसके बराबर हो, तो वो वास्तविक संख्या हमारी अपर बाउंड कहलाती है। ये खत्म। अब इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने सेट S ले लिया,
जाएगा इसके अंदर, कैपिटल एम होगा यानी अपर बाउंड होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जितनी वैल्यू 2, 5 और 6 उसके बराबर है, सॉरी उससे छोटी हैं, तो हमारा जो 10 है वो इस पूरे सेट के अंदर एग्जिस्ट भी कर रहा है, ये x के अंदर भी आ सकता है और ये m भी है, क्योंकि अगर लिखा ना इक्वल का साइन, आप इक्वल के साइन के लिए ये जो 10 है ये सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, यानी ये x के अंदर भी आ सकता है, यानी जो x 10 है वो x के अंदर भी आ सकता है। और वैसे अगर अपर बाउंड पूछा जाए आपसे तो इसके अंदर 10 हमसे बड़ा है सेट के अंदर, इसका मतलब m आपका क्या है, अपर बाउंड है, यानी 10 इसका क्या है, अपर बाउंड है। और 10 से बड़े एलिमेंट जैसे 20, 25 ये ले लें, ये सारे के सारे ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे अपर बाउंड हो गए उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, ये भी क्या हो गए, अपर बाउंड हो गए जो 10 से बड़े हैं। तो ये थी बेसिक चीज अपर बाउंड के बारे में। डेफिनेशंस की बहुत बार पूछी जाती है तो आपको एग्जैक्टली ही याद रखनी है, ठीक है, तो ये अपर बाउंड है। अब देखो इसका कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले रही हूं मैं इसका, जैसे मैंने ले लिया 1/n इक्वल्स के अंदर सेट एस ले लेना, जो सेट ले रही हूँ मेरे को सेट गिवन है 1/n, जहां पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, आपको पता होगा प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, जो अब देखो प्राकृत संख्या उसमें 0 एग्जिस्ट नहीं करता, 1 से शुरू होती है। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर n जो है आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, तो मैं क्या ले रही हूँ, अभी सेट को मैं डिफाइन कर दूँ 1/n को, तो 1/n को मैं क्या लिख सकती हूँ, ठीक है, n की पहली वैल्यू 1 लिखूंगी तो ये 1, फिर 1/2, फिर 1/3, इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पे 1/n में इनफाइनाइट मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में एक टाइम पे आते थे n की वैल्यू मैं इनफाइनाइट रखती हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट रखती और 1/n में इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी 1/n में सेट के अंदर 0 भी एक्सिस्ट करता है। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना होता है, ये एक रियल लाइन पे शो करनी होती है चीजें, ठीक है, अब रियल लाइन पे शो करनी है तो सबसे छोटा मैंने एलिमेंट जो है वो मेरे पास 0 है, उसको मैंने 0 यहाँ ले लिया, इस तरीके से इसके पास काफी सारे एलिमेंट होंगे और इधर सबसे बड़ा होगा मेरे पास 1, तो मैंने यहाँ ले लिया 1 ले लिया, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू चलती रहेंगी। यहाँ पर मेरे पास होगा 1/2, यहाँ होगा 1/3, इस तरीके से वैल्यू चलती रहेंगी और एक पॉइंट आएगा जब वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, 0 पे पहुँच जाएगी। अब मेरे को बताना है कि इसके अंदर अपर बाउंड कौन है, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा सेट पड़ा हुआ है, ठीक है, इस सेट के अंदर वो बोल रहा है ऐसी वैल्यू जो सबसे बड़ी हो, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी संख्या जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों या उसके बराबर हों। अब ये देखो, अब इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही है, बाकी इधर के सारे एलिमेंट जो 1 से छोटे हैं, तो 1 हमारा यहाँ पर क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है, 1 हमारा यहाँ पे क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है, और सारी की सारी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है और 1 खुद भी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि जो अपर बाउंड है वो सेट के अंदर एग्जिस्ट करे, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि एक एग्जांपल लेना 1/n में है, वहाँ पर n आपका नेचुरल नंबर है, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू रखती थी 1, 2, 3, ठीक है, डैश डैश करके एक टाइम पे n की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट रखती है और 1/n में इनफाइनाइट आपका 0 होता है, तो मैंने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करा तो 0 डैश डैश करके मैंने 1 पे पहुंच गई। अब इस सेट के सारे एलिमेंट मैंने रियल लाइन पे लिख दिए हैं। अब वो बोल रहा है कि अपर बाउंड की डेफिनेशन बताओ इसके अंदर कि अपर बाउंड कौन है इसके अंदर। अब अपर बाउंड कौन होता है, जो उस सेट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट हो, या फिर ऐसे बोल दो कि उससे ऐसा एलिमेंट जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हो या बराबर हो, तो बराबर भी हैं छोटे भी हैं, इसका मतलब क्या है, 1 हमारा यहाँ पर क्या है, अपर बाउंड है। ये हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, उस एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसकी जरूरी नहीं है कि उसका एक ही अपर बाउंड हो, जरूरी नहीं है किसी भी सेट का एक ही अपर बाउंड हो। कैसे, जैसे मैंने सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, ये एक और एग्जांपल है, ठीक है, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 और डैश 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 चलते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डैश डैश चलते रहेंगे तो अब इसके अंदर तो चलती रहेंगी वैल्यूज, तो हमें क्या पता है कि इसका कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है। जब तक सेट कहीं पे भी खत्म नहीं होता, अब ये सेट कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहा, जब तक सेट कहीं पर भी खत्म नहीं होएगा तब तक अपन उसके अपर बाउंड नहीं बता सकते कि अपर बाउंड कौन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके का सेट है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ऐसी कोई वास्तविक संख्या
विद्यमान नहीं हो, विद्यमान नहीं हो तब सेट क्या कहलाता है? अनबाउंडेड कहलाता है, अनबाउंडेड या अपरिबद्ध कहलाता है। ये डेफिनेशन भी आगे आएगी, ये मैं लास्ट में करवाऊंगी। सबसे पहले तुमको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं जब कोई ऐसी वास्तविक संख्या मतलब कैपिटल एम, ऐसा कोई कैपिटल एम उसके अंदर विद्यमान नहीं हो तब जो आपका सेट है वो क्या कहलाता है? अनबाउंडेड कहलाता है। अब इसके अंदर वो वास्तविक संख्या विद्यमान नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं है, वैसे तो होगी ऑब्वियस सी बात है, सारी सारी वैल्यूज आगे बढ़ती ही जा रही हैं तो होगी, बट फिक्स नहीं है। अब जब फिक्स नहीं है कि कौन होगी तो इस कंडीशन के अंदर तो लिख देंगे इस प्रकार के सेट में, इस प्रकार के सेट में इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो वही बता दिया मैंने कि पहले अपर बाउंड करा, अपर बाउंड के लिए कोई एक सेट होगा वो परिमित होना चाहिए, परिमित का मतलब एक पॉइंट पे खत्म होना चाहिए वो सेट। अगर खत्म हो रहा है तो हम इजीली उसमें बता देंगे उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके कि उस रियल लाइन के ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है या बाकी सारे के सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए तो वो हमारा अपर बाउंड होगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि सब उस सेट जो अपर बाउंड उस सेट से बिलोंग करता भी होगा और उसका बिलोंग ना भी करे तो भी चलेगा। कैसे चलेगा? वो इस तरीके से, अब वो सेट है वो हमें पता ही नहीं कि इसका अपर बाउंड कौन है, तो वो बोले कि इस कंडीशन के अंदर जब वो सेट है उसके अंदर हमें फिक्स नहीं है कि उसका अपर बाउंड कौन है, तो इस तरीके में जो सेट है वो तो हमारा अनबाउंडेड होगा। और दूसरा कि जब इस तरीके में जब पता नहीं है कि उसका अपर बाउंड कौन है, हम उसके अंदर डायरेक्ट बोल देते हैं कि इसके अंदर कितने हैं? इनफाइनाइट अपर बाउंड है। जब हमें कंफर्म ना हो कि इसका अपर बाउंड कौन है तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कि उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड है। अब ये चीज होने के बाद अब आ जाओ कि अपर बाउंड से ही एक छोटी सी डेफिनेशन लिखती है सुप्रीमम की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन निकलती है सुप्रीमम की, ठीक है। और सुप्रीमम को उच्चक भी बोलते हैं। सुप्रीमम को उच्चक भी बोलते हैं कि उच्चक कौन है, तो इसके अंदर उच्चक कौन होगा वही मैंने एग्जांपल ले लेती हूँ जो हमारा 1/n का एग्जांपल मैंने लिया था, ठीक है। सेट हमारे पास सेट एस क्या गिवन था, हमारे पास सेट एस हमने लिया था 1/n और यहाँ पर जो n था वो बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से। इसको मैंने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करा था। रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 1/n को लिखा था कि ये मेरे पास क्या है, ये हो गया 1, ये 1/2, 1/3 डैश डैश डैश, एक पॉइंट आएगा जब वो 1/n में इनफाइनाइट हो जाएगा और एक में वैल्यू आएगी 0। इसको क्या करना था, आपको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना था और ये हमारे पास 0 है और ये मेरे पास क्या था 1 है, तो यहाँ पर लिखा था मैंने 1/2 करके। तो वो बोले कि ये जो अब इसके अंदर अपने को बताना है कि इसमें सुप्रीमम कौन है, तो सुप्रीमम बताने के लिए क्या करेंगे कि अपर बाउंड, उसमें अपर बाउंड तो कौन था 1 था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था अपर बाउंड था। अब इसी के अंदर मेरे को सुप्रीमम बताना है, तो सुप्रीमम की डेफिनेशन है वो अपर बाउंड से ही निकलती है। वो कैसे निकलती है, वो बोलते हैं कि अपर बाउंड के अंदर, अब देखो मैंने जस्ट इसके जस्ट बैक वाले में एग्जांपल में बता दी गई हूँ कि जरूरी नहीं है कि किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही अपर बाउंड हो, जरूरी नहीं है कि किसी भी सेट के अंदर एक ही अपर बाउंड हो। अब जरूरी थोड़ी है यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, 1 से बड़े एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट करते हैं। इस लाइन के ऊपर 1, यहाँ 1 है तो यहाँ मैं 2 ले लूँ, यहाँ 3 ले लूँ और ये 2 और 3 वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, इसका मतलब 2 और 3 है 1 के भी उच्चक है, सॉरी 1 के भी क्या है अपर बाउंड है, यानी जो 2 और 3 है वो 1 के भी अपर बाउंड है। इसी तरीके से अगर मैंने रियल लाइन ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से मेरी रियल लाइन चलती जाएगी जिसमें 4, 3, 4, 5, 6 चलता जाएगा। तो इस प्रकार जो 1 से लेकर के नेक्स्ट चलता रहेगा तो ये सारा का सारा मेरा सेट हो जाएगा, क्या
सेट ऑफ अपर बाउंड, ये क्या हो जाएगा सेट ऑफ अपर बाउंड। कि 1 तक जो सेट खत्म था, जब 1 तक सेट खत्म था तब अपने को बताना था कि इसमें अपर बाउंड कौन सा था। 1 जो हमारा सबसे बड़ा था उसको मैंने बोल दिया वो अपर बाउंड है। अब उसी एग्जांपल को थोड़ा और मैंने खींच लिया, कैसे 1 के बाद मैंने एलिमेंट्स लिए 2 3 4 एंड 5। अब ये 2 3 4 एंड 5 जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े हैं, इसका मतलब जो ये एलिमेंट है वो 1 के भी क्या है अपर बाउंड है, यानी 1 के भी क्या है अपर बाउंड है। इस प्रकार से जो ये यहाँ से लेकर नेक्स्ट आगे जहाँ तक भी चलेगा वो सारा का सारा एक सेट बन गया मेरे पास अपर बाउंड का, यानी सेट ऑफ अपर बाउंड है। अब यहाँ से मेरे पास डेफिनेशन निकलेगी सुप्रीमम की। सुप्रीमम क्या कहता है कि अब करते हैं इसकी डेफिनेशन सुप्रीमम की। सुप्रीमम क्या कहता है कि सबसे छोटा एलिमेंट किसमें अपर बाउंड में, यानी सबसे छोटा एलिमेंट हमें ढूंढना है सेट ऑफ अपर बाउंड में। सबसे छोटा एलिमेंट सेट ऑफ अपर बाउंड्स में वही क्या कहलाता है हमारा सुप्रीमम या उच्चक। बस सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको अपर बाउंड का सेट गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो आपको सबसे पहले उसका अपर बाउंड ढूंढना है। अपर बाउंड ढूंढने के बाद उस सेट को और खींचना और अपर बाउंड का एक सेट बना देना है जो हमने यहाँ बनाया। तो सेट ऑफ अपर बाउंड, तो बोल रहे हैं कि सेट ऑफ अपर बाउंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट ही हमारा क्या कहलाता है सुप्रीमम कहलाता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि और ऊपरी परिपदों में सबसे छोटा अवयव, ऊपरी परिपदों में सबसे छोटा अवयव है वो क्या कहलाता है हमारा उच्चक। उच्चक या सुप्रीमम, ये डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने अब अपर बाउंड की डेफिनेशन कर ली और सुप्रीमम की डेफिनेशन कर ली। अपर बाउंड के अंदर मैंने जस्ट बताया है आपको कि आपको कोई भी सेट गिवन होगा, उस सेट के अंदर जो सबसे बड़ा वैल्यू होगी, ठीक है, बड़ी वैल्यू यानी उस सेट की जितनी भी वैल्यू सारी की सारी उस स्पेसिफिकली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तो वो हमारा अपर बाउंड होगा। फिर मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही अपर बाउंड हो, उसके अंदर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं उस इनफाइनाइट अपर बाउंड्स का अगर मैं सेट बना लूँ, ठीक है, उन इनफाइनाइट अपर बाउंड्स का अगर मैं सेट बना लूँ तो उस सेट के अंदर एक ना एक वैल्यू तो जरूर ऐसी होगी जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा सुप्रीमम। ठीक है, उसी सेट में से क्या इसकी डेफिनेशन निकलती है, सुप्रीमम की डेफिनेशन निकलती है। और सुप्रीमम को डिनोट किससे करते हैं, SUP ऑफ S से। ठीक है, अब इसका एक और नाम है LUB। LUB का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड। अब ये नाम से स्पष्ट है, इसकी डेफिनेशन भी करने की जरूरत नहीं है आपको, नाम से स्पष्ट है। अपर बाउंड में सबसे लीस्ट वैल्यू यानी ऊपरी परिपदों में सबसे छोटी वैल्यू ये आपकी क्या कहलाती है सुप्रीमम ऑफ S कहलाती है। इसको डिनोट करते हैं सुप्रीमम ऑफ S से या LUB से, मतलब लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो ये है आपका सुप्रीमम। तो ये है आपका सुप्रीमम। ठीक है, अब इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन, जैसे मैंने अपर बाउंड है तो अपर बाउंड की अपोजिट डेफिनेशन आपकी लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड से क्या निकलेगा, अपर बाउंड सुप्रीमम निकला है तो लोअर बाउंड से निकलेगा आपका इनफीमम। जब ये चारों डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, अपर बाउंड की, सुप्रीमम की, लोअर बाउंड की और इनफीमम की, इन चारों डेफिनेशन को मिलाकर एक स्पेसिफिकली डेफिनेशन निकलती है लिमिट की और बाउंडेड सेट की और अनबाउंडेड सेट की। जब तक आपको ये चारों चीजें नहीं आएगी तब तक आप बाउंडेड सेट नहीं कर पाओगे। तो आज सिर्फ हमने सुप्रीमम उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसका जो इनफीमम क्या होता है और इसका लोअर बाउंड क्या होता है। इसको थोड़ा और डिटेल से कर लो। सबसे पहले मैं आपको लिमिट वाला चैप्टर करवा रही हूँ। लिमिट वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन आपके फंक्शन की, आपको फंक्शन पता होना चाहिए। और फंक्शन क्या होता है, दो सेट लेने हैं। ठीक है, और एक सेट मैंने लिया कैपिटल X और दूसरा, तो X आपका क्या है डोमेन और Y क्या है कोडोमेन है। तो जो मैंने F प्रतिबिंब लिया था, जो
आपको y के अंदर मिल रही होगी और x की इमेज f के सापेक्ष fx मिलेगी तो y x का फलन कहलाता है। तो फलन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, आपको डोमेन कोडोमेन शो कर करके बताना है कि y fx, वहां पे जो y होगा वो x का फलन कहलाता है। अब आती है डेफिनेशन की, जो x के एलिमेंट को क्या कहते हैं, y के एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो हमने लिखा था कि जो x के एलिमेंट है वो y के पूरे प्रतिबिंब कहलाते हैं और जो y के एलिमेंट है वो x के क्या कहलाते हैं, f प्रतिबिंब कहलाते हैं। और नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट मैंने लिया था कि अब जो ये मैंने y के एलिमेंट लिए थे वो बोले y के एलिमेंट्स का जो सेट है तो वो सारा का सारा एक सेट ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन मतलब y, ठीक है। तो कोडोमेन के एलिमेंट्स का जो सेट है उसको मैं सेट में लिख दिया fx1 fx2 fx3। इस सेट को क्या बोल देंगे अपन, रेंज बोल देंगे। एक और डेफिनेशन होती है रैंक की, वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट कोडोमेन इज कॉल्ड रेंज। फिर आती है प्रास, प्रास मैंने हिंदी में बता दिया आपको, सहप्रांत के अंदर अवयवों से जो बना समुच्चय है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रास कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन आई थी ऊपरी परिपथ की। ऊपरी परिपथ को अपर बाउंड भी बोलते हैं। ऊपरी परिपथ को अपर बाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, अपर बाउंड बोलते हैं। तो ऊपरी परिपथ की डेफिनेशन क्या थी, हमारे पास कोई भी आपको रियल नंबर का सेट लेना है, उसका सबसेट लेना है, सबसेट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, ठीक है, जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट या तो छोटे हो या बराबर हो। तो उसको मैं लिख देता है x लेस देन इक्वल टू m, यहाँ पर जो x है उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो m है वो हमारा क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया सेट s इक्वल टू 2 5 6 10, यहाँ पे 10 सबसे बड़ा है तो m हमारा यहाँ पे हो जाएगा अपर बाउंड। फिर नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया था दिस। तो अपर बाउंड से हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि s इक्वल टू 1/n, वहां पर जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर 1। तो हम एग्जांपल कर रहे थे इस पे कि s इक्वल टू 1/n और n हमारे यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने उस सेट s को ओपन करके लिखा जो मेरे को रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो 1/1 में लिख सकते थे, 1/n 1 ही आएगा तो 1 1/2 1/3 डैश डैश करके 1/में इनफाइनाइट एक पॉइंट पहले मेरे पास 0 हो जाएगा। उसको मैं रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो 0 से डैश डैश करके 1 पे पहुंच गई। अब अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या आती है हमारी कि उस सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट या तो छोटे हो या बराबर हो। अब सारे के सारे एलिमेंट छोटे भी हैं और बराबर के लिए 1 भी है इसके अंदर, तो हमारा 1 क्या है, अपर बाउंड है। तो ये एग्जांपल था अपर बाउंड का। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने और लिया था अपर बाउंड से रिलेटेड कुछ नोट्स थे। अभी नोट क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि उस सेट के अंदर एक ही अपर बाउंड हो, उसके अंदर काफी सारे अपर बाउंड हो सकते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ऐसा कोई सेट जब कोई ऐसी वास्तविक संख्या यानी ऐसा कोई अपर बाउंड उसके अंदर विद्यमान नहीं हो तो हमारा सेट तो अनबाउंडेड कहलाएगा, बट उस सेट के अंदर जो अपर बाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे। ये मैं बता चुकी हूँ आपको डिटेल में। नेक्स्ट सुप्रीमम की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि जब अपर बाउंड है उससे आपको सुप्रीमम की डेफिनेशन निकलती है और जो लोअर बाउंड है उससे इन्फीमम की डेफिनेशन निकलती है। अब सुप्रीमम क्या था हमारा, वही एग्जांपल मैंने दोबारा से रिपीट करा है, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करा है। अब 1 पे खत्म था वो, अब मैंने क्या करा, जरूरी थोड़ी है यहाँ 1 हो, 1 के बाद 2 3 4 5 6 ये भी तो सेट के अंदर बिलोंग कर सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से 1 से लेकर नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट बन गए किसके, सेट ऑफ अपर बाउंड। तो डेफिनेशन निकल गई यहाँ से सुप्रीमम की कि सेट ऑफ अपर बाउंड के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वही हमारी क्या कहलाती है, सुप्रीमम यानी उच्चक। तो ऐसे बोल सकते हैं ऊपरी परिपदों में सबसे छोटा अवयव हमारा क्या कहलाता है, उच्चक। इसको शो करते हैं सुप्रीमम ऑफ एस से या एलयूबी से। एलयूबी मतलब लीस्ट अपर बाउंड। तो नेम से स्पष्ट है कि अपर बाउंड के अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी उच्चक कहलाती है। नेक्स्ट तो एक चीज और रह गई थी हमारी कि जो हमारा कोडोमेन था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोडोमेन के अंदर कोडोमेन के सापेक्ष डोमेन के एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं और डोमेन के सापेक्ष कोडोमेन के एलिमेंट क्या कहलाते हैं। तो मैंने बता दिया कि प्रांत के एलिमेंट है y के सापेक्ष उसके पूरे प्रतिबिंब कहलाते हैं और सह प्रांत के एलिमेंट है उसके प्रांत के सापेक्ष उसके क्या कहलाते हैं, f प्रतिबिंब कहलाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्लियर करेंगे इसके इन्फीमम के बारे में और इसके लोअर बाउंड के बारे में। थैंक यू।